What is liver? ये बेचारा ऐसा ऑर्गन है कि कोई भी बीमारी हो कहता है कि लीवर खराब है। अल्कोहल कैसे इफेक्ट कर रहा है लिवर पर? 60-70 ml से ज़्यादा आदमी रोज पीता है, तब जाकर के लीवर में परमानेंट डैमेज की नौबत आती है। या तो आप मरने का इंतजार करिए। मरने का इंतजार तो खैर कौन नहीं करता है। Hello everyone, welcome to a very special segment on Only My Health at World Hepatitis Day. Today we are here to raise awareness against the hepatitis, what it is, what are the treatments available. And to discuss this, we have a very special guest with us today, Dr. Manoj Kumar. Thank you so much, sir, for being with us. Dr. Manoj Kumar is the director of the Department of Gastroenterologist and the Hepatobiliary Sciences at Fortis Vasant Kunj. He is an educator, a researcher, and very interestingly, a philanthropist. He has an experience of more than 30 years and a lot of publication and awards are added to his credits. Thank you so much, sir, for being here with us. Sir, since we are talking about hepatitis, सबसे पहले इसका सीधा कनेक्शन लिवर से है। जब हम वर्ड हेपेटाइटिस सुनते हैं तो लिवर की बात जरूर सुनते हैं। अभी लेमैन्स लैंग्वेज में देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज लिवर। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, और कैसे फंक्शन करता है ये? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग है। और ये बेचारा ऐसा ऑर्गन है कि कोई भी बीमारी हो कहता है कि लीवर ख़राब है। ऐसी बात नहीं है, पेट में कोई भी तकलीफ़ हो, मरीज आएगा डॉक्टर साहब मेरा लीवर ख़राब हो गया है। ऐसी बात नहीं, पेट में बहुत सारी बीमारियां होती है। तो लीवर जो है हमारे पेट जो है, इसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। एक कैविटी है जिसमें कि सारे पेट के जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं सिचुएटेड हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। लिवर इज सिचुएटेड इन द अपर and the outermost part, upper and right part of the abdomen, just beneath the lungs. lungs और लीवर के बीच में एक लेयर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, डायफ्राम जो है सांस लेने में मदद करता है। अब ये जो ऑर्गन है, इसका हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका एक फंक्शन होता है मेटाबॉलिक फंक्शन। जो हम खाना खाते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में मेनली 3 चीज़ें होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, चाहे वेजिटेबल सोर्स से आ सकता है, एनिमल सोर्स से आ सकता है। वेजिटेबल डिफरेंट तरह के होते हैं, साग सब्जी होती है, सब में 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और वो फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो लीवर में जाता है। लीवर जो है उससे फिर वही बनाता है, प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फैट्स बनाता है, बट वो डिफरेंट टाइप का बनाता है जो कि बॉडी के ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ता है। आप समझो, एक बड़ी बिल्डिंग को तोड़ दिया और उस ईंट से दूसरी बिल्डिंग बना दिया गया। दोनों बिल्डिंग एक जैसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ईंट ही है, या सीमेंट है, या क्या बोलते हैं, रॉड्स हैं, सरिया हैं। तो लीवर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हम खाते हैं उसको रीस्ट्रक्चर करके वैसे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नीडेड है, रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एक्सक्रीटरी फंक्शन। हमारे पेट में जो है, हमारे शरीर एक मशीन है, ये हमेशा चलता रहता है। जब मशीन चलती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना ये लीवर का काम है। लीवर जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्ट फॉर्म में या उसको मॉडिफाई करके यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकालता है। तो ये एक दूसरा फंक्शन है। लीवर का तीसरा फंक्शन आप कह सकते हैं स्टोरेज फंक्शन। हम लोग 4-5 दिन नहीं खाते हैं तो मरते तो नहीं है, कहाँ से आता है खाना, कहाँ से एनर्जी आती है? तो उसमें जो ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं कुछ, और लीवर स्टोर करके रखता है। ऐसे कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में कि आपको खाना नहीं मिला एक दिन, तो वो जो रिजर्व चीज़ है उससे अपना वो काम चलाएंगे आप। तो एक स्टोरेज फंक्शन भी है। बहुत सारी फंक्शंस और भी हैं लीवर के, बट कॉमन पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से यही सब फंक्शंस जानना ज़रूरी है।
मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में आप कहेंगे तो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बहुत नई चीज़ जो मुझे भी अभी पता चली कि एक्सक्रीटरी के लिए भी, एक्सक्रीशन के लिए भी बहुत बड़ा काम है, वरना मुझे लगता था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अलग होता है सिर्फ उसका काम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उसको कन्वर्ट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये देता है लीवर। अच्छा। जैसे आप समझो कि शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड के अंदर ब्लड हैं, उसमें आरबीसीज, ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। उसको ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, उससे एक प्रोडक्ट निकलता है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो है लीवर उसको मॉडिफाई करके यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकालता है। तो ये कहते हैं कि जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर लीवर खराब हो गया तो पेशेंट को जॉन्डिस हो गया। तो क्या हुआ कि लीवर जो है बिलिरुबिन को नहीं एक्सक्रीट कर पा रहा है। ओके। तो बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा, वो पीला होता है बिलिरुबिन, तो आंख पीली हो जाएगी, पेशाब पीला हो जाएगा, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। तो अब ऐसे और भी फंक्शंस हैं। अगर लीवर की बीमारी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। तो अब क्योंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हम बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस पर आ जाते हैं। और सर, हेपेटाइटिस क्या होता है ये बता दीजिए दर्शकों को हमारे। बॉडी के में कहीं भी इन्फेक्शन होता है ना, उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे आंख में इन्फेक्शन हो गया तो क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। पेट में, स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो गया तो बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। कोलोन में हो गया तो कोलाइटिस। उसी तरह अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ओके। नाउ हेपेटाइटिस के आप कारण जानना चाहेंगे, हेपेटाइटिस क्यों होता है? तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज आर वायरसेस। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, टी, 5 होते हैं इंपॉर्टेंट कारण वायरसेस होते हैं जो कि लिवर में इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अल्कोहल लेने से ये बहुत कॉमन बीमारी है, लीवर खराब हो जाता है। तो पहले स्टेज में वो फैटी लीवर करता है, उसके बाद वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करता है। उसके बाद लिवर को फर्दर डैमेज करता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, दवाइयां हैं, उससे भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कुछ और भी रेयर कॉजेज हैं जिसकी वजह से लिवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वॉटेवर से हो सकता है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इसके बाद मेरे पास दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला तो हमें बचपन में, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, डॉक्टर्स को भी कई बार कहते देखा है कि वैक्सीनेशन होता है हेपेटाइटिस बी का। जनरली हेपेटाइटिस बी के बारे में क्यों बात की जाती है फिर? वो हम लोग मेरे ख्याल से पहले ट्रीटमेंट डिस्कस कर लें। तो जब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो कुछ वायरसेस हैं जिसके बारे में कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो अब डिजीज के बारे में बात कर लो। अब वायरस की बात आपने की है, कौन से ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस का जैसे मैंने आपको 5 वायरसेस बताया, मोस्ट कॉमन जो वायरसेस हैं और भी रेयर होते हैं। तो इससे होता है हेपेटाइटिस ए और बी, सी, डी और ई। डी को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, डी तभी होता है जब बी होता है, बी के साथ ही होता है। तो डी को हम लोग जो बी में इंक्लूड कर लेते हैं ना। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। मतलब किसी इंसान के, फीको मीन्स फीसेस, स्टूल। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो वायरस जो है उसके स्टूल से निकलता है, स्टूल में सेड होता है। अब स्टूल अगर किसी भी इंसान के पानी को, सब्जी को, वेटर के उंगली में लग गया, उससे आइसक्रीम को, किसी भी खाने को इन्फेक्ट कर दिया, सीवेज कंटामिनेशन होता है कि अगर आपको सीवर का जो है सिस्टम है, पानी के सिस्टम से कहीं मिल गया तो वायरस पीने वाले पानी में चला गया, वो जिन लोगों ने पिया सबको हेपेटाइटिस हो गया। तो हेपेटाइटिस ए और ई का ट्रांसमिशन जो होता है वो फीको ओरल, मतलब मुंह से होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन से होता है। बट हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन जो होता है ब्लड बॉर्न होता है। आप लोग ज़्यादा अवेयरनेस के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है, उसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन होता है ब्लड कॉन्टैक्ट से। ब्लड कॉन्टैक्ट कैसे हो सकते हैं? ब्लड कॉन्टैक्ट होते हैं आप अगर किसी का कोई सिरिंज, ड्रग यूजर्स होते हैं, ड्रग एब्यूजर्स, वो क्या करते हैं, हमने इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से दूसरे को लगा दिया। तो अगर हमको हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस बी सी है तो दूसरे को भी चला जाएगा।
पुराने पहले जो होता था कि जो सिरिंजेज होते हैं उसको बॉयल करके रीयूज करते थे, तो ऐसे कंडीशन में जो है कंप्लीटली स्टरलाइज नहीं हो सकता है। तो आजकल तो सब जगह डिस्पोजेबल सिरिंजेज यूज होते हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन को ख़त्म हो जाता है। ब्लड प्रोडक्ट से अगर हमारा ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड किसी और के ब्लड को दिया गया किसी मरीज को, तो वायरस नेचुरली चला जाएगा। तो आजकल इसका भी रोकथाम है, जितने भी ब्लड बैंक हैं सब में हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के अगेंस्ट टेस्ट होता है बिफोर बीइंग ट्रांसफ्यूज टू अदर पर्सन। आजकल इसके काफ़ी सब जगह टेस्ट होते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप में जाते हैं तो भी बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं जिसमें कि हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी और सी HIV का टेस्ट होता है। तो इस तरह ब्लड बॉर्न इसका ट्रांसमिशन होता है, और ये अवेयरनेस पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो डॉक्टर्स का काम है ये कि भाई हेपेटाइटिस बी सी से कैसे बचें, ये ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, आपने ट्रांसमिशन की बात की, क्या कोई और भी तरीके हैं जिनसे ट्रांसमिट हो सकता है या कम्युनिकेट हो सकता है ये दूसरे पेशेंट्स में, अगर किसी एक पेशेंट को है ये? तो नहीं, दो ही तरीके हैं, फीको ओरल और ब्लड बॉर्न। तो सिरोसिस क्या है, लिवर सिरोसिस क्या है ये? देखो, लिवर में जब इन्फेक्शन होता है तो दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। वन इज एक्यूट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ और डैमेज हुआ लिवर को, सडन डैमेज हो गया लिवर को। ओके, तो फ्लेयर अप हो गया लिवर के सारे सेल्स तो होगा तो फेल कर जाएगा लिवर, तो लिवर के सेल्स डेड हो गए, मर गए, उसको वायरस अगर है तो वायरस ने मार दिया उसको। और तो ऐसे कंडीशन में रिकवरी भी जल्दी होती है कि वायरल हेपेटाइटिस हुआ, लिवर में डैमेज हुआ, उसके लक्षण के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो भी हुआ उसके बाद रिकवरी फेज शुरू हो जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक डैमेज। पहले बता दूं, एक्यूट हेपेटाइटिस अगर किसी को हुआ तो उसके क्या लक्षण होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस अगर किसी को हुआ तो क्या होगा, लिवर में डैमेज हो जाएगा। लिवर में डैमेज तो मैंने एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि बिलिरुबिन को जो है वो लिवर निकालता है, तो बिलिरुबिन लिवर नहीं निकाल पाएगा, तो बिलिरुबिन बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, तो वो स्किन में जमा हो जाएगा, आंख में जमा हो जाएगा, तो आंख पीली दिखती है ऐसे लोगों की। पेशाब से ज़्यादा निकलता है बिलिरुबिन, पेशाब पीली निकलती है। जो ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उसकी पूरी स्किन ही पीली दिखती है। तो एक तो जॉन्डिस होता है, दूसरा पेशेंट को भूख नहीं लगना, पेशेंट को वॉमिटिंग होना, फीवर, ये सब एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। दूसरा होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, कि वायरस जो है बॉडी के अंदर रह गया, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है, वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करता है और वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता रहता है। और ऐसा बताया कि लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है, उसको लास्ट स्टेज तक आने तक काफ़ी टाइम लग जाता है, और 10 से 15 साल लग जाते हैं जब लिवर को परमानेंटली डैमेज होने में। जब परमानेंट डैमेज हो जाता है लिवर में, तो लिवर का साइज सिकुड़ जाता है, नोडुलर हो जाता है, जो कि स्मूथ होता है नॉर्मल लिवर का, ये नोडुलर हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज में, तो उसको सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, जिसको हम लोग एंड स्टेज लिवर डिजीज भी बोलते हैं। मतलब लिवर जो है फेल कर रहा है। अब लिवर फेलियर दो तरह के हो सकते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जो मैंने बताया, एक्यूट हेपेटाइटिस के दौरान भी लिवर फेल कर सकता है। लिवर फेल का मतलब कि लिवर में आप कह सकते हो मोर देन 90% डैमेज हो गया। उसी तरह ऐसा कोई फिगर नहीं है हमारे पास, मेजरमेंट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज पब्लिक को समझाने के लिए उसी तरह 90% अब लिवर डैमेज होगा, 10% बच गया, सिरोसिस छोटा सा लिवर हो गया, तो भी वो लिवर फेलियर में चला गया पेशेंट। ओके, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में जब लिवर आपका इफेक्ट हो जाए तो लिवर सिरोसिस हो गया है ना। सर, हेपेटाइटिस होने के रीजंस क्या क्या हैं, किन किन वजहों से हेपेटाइटिस हो सकता है? वो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हेपेटाइटिस के कारण जो हेपेटाइटिस जो वायरसेस होते हैं, अल्कोहल होता है, मेडिकेशंस कुछ दवाइयों से हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं लिवर डैमेज के। सर, जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं उनके लिए ज़रा एक बार बता दीजिए कि अल्कोहल एक्चुअली लिवर को डैमेज कैसे करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना अलग अलग मिथ्स हैं इसको लेकर, तो उसको ब्रेक करते हुए एक बार बता दीजिए कि अल्कोहल कैसे इफेक्ट कर रहा है लिवर पर। ठीक है, हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं कि अल्कोहल इज इफ नॉट द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लिवर डैमेज।
अल्कोहल जो है लीवर को फिर हो गया धीरे धीरे डैमेज करता है। पहला स्टेज में कहते हैं लीवर में फैट जमा हो जाता है, जिसको कहते हैं फैटी लीवर। जब उसमें डैमेज शुरू करता है तो कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये धीरे धीरे एक क्वान्टिफिकेशन है कि मे बी एक रफली कहा जाए 60-70 ml से ज़्यादा आदमी रोज़ पीता है और वो लगातार 8-10 साल तक पीता रहता है, तब जाकर के लीवर में परमानेंट डैमेज की नौबत आती है, जिसको कि अभी हम लोग बोल रहे थे परमानेंट डैमेज हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। ओके। लीवर सिरोसिस पहुंचने में और पीने में जो ड्रिंकिंग हैबिट है बता दिया। मतलब आपके पास डॉक्टर के पास मरीज के पास 7-8 साल का टाइम है कि भाई आज समझ जाओ कि भाई आज आगे जब एनी मोमेंट एट एनी स्टेज ऑफ लिवर डैमेज इफ यू स्टॉप अल्कोहल देयर कैन बी रिवर्सल। अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस के स्टेज में भी हो गया और इंसान छोड़ दिया तो रिकवरी हो सकती है। फैटी एसिड से तो फैटी लीवर के स्टेज से तो कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। सो अल्कोहल से परमानेंट लिवर डैमेज होता है, और परमानेंट लिवर डैमेज का मतलब या तो आप मरने का इंतजार करिए या फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराइए। मरने का इंतजार तो खैर कौन नहीं करता है। सर इसके अलावा एक अच्छा, अभी क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये बात भी कर ही लेते हैं कि कितना, क्या कोई अमाउंट है कि अगर इतना अल्कोहल हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा होता है। तो ड्रिंकिंग का जो होता है एक सेरेमोनियल ड्रिंकिंग बोलते हैं, ओकेजनल ड्रिंकिंग करते हैं लोग, पार्टी में जा करके पीते हैं, उससे लीवर डैमेज नहीं होता है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में 3-4 दिन भी लेते हैं तो लीवर डैमेज नहीं होगा, कुछ और हो सकता है बट पैनक्रेटाइटिस हो जाता है शराब पीने से, वो बात अलग है। लेकिन लीवर डैमेज नहीं होता है। लीवर डैमेज के लिए जैसा कि बताया मैंने आपको, आप कह सकते हो 60 to 70 ग्राम्स, ये ग्राम्स में बोल रहा हूँ मैं, जो हार्ड लिकर होते हैं विस्की वगैरह होता है उसमें लिखा रहता है 40%, मतलब 40 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ द ड्रिंक। तो अगर 60 to 70 ग्राम पर डे पिएगा और डेली पिएगा, और अलग अलग 7-8 years यू कैन से, ये जो अमाउंट है और ड्यूरेशन है ये लेडीज़ में कम होता है। तो लेडीज़ अगर पीती हैं तो उसको कम अल्कोहल लेने से और कम ड्यूरेशन में लिवर खराब हो जाएगा। ओह अच्छा, ओके। अच्छा, तो लेडीज़ को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए अल्कोहल से। प्रॉब्लम्स हमने बात कर ली, अभी लिवर को हैप्पी रखने का कोई मंत्र आप दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए पेशेंट्स को। लिवर को बचाने का देखिए, जो हमने कॉजेज डिस्कस किया उससे दूर रहना है। अब हेपेटाइटिस ए और ई से कैसे दूर रहेंगे? फीको ओरल ट्रांसमिशन है तो आपको हाइजेनिक खाना खाना है, वाटर जो है स्वच्छ पीना है, मतलब इन्फेक्टेड ना पीना चाहिए। आप उसको वाटर सप्लाई वाले स्वच्छ दें या घर में आके प्यूरीफायर रखें, उससे रखना है। वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से क्लीन करना है, बॉईल करना है, मीट प्रोडक्ट्स को उसी तरह से क्लीनलीनेस करके लेना है। तो इस तरह से आप एक्यूट हेपेटाइटिस जो ए और ई वाला होता है उससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ब्लड बॉर्न है, तो आपको जहाँ भी इंजेक्शन लगवाएं डिस्पोजेबल सिरिंजेस से लगाएं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए। मदर से बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी को भी इन्फेक्शन जा सकता है। इन दैट सिचुएशन डॉक्टर्स कुछ देते हैं, बच्चे को जन्म पे ही इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उससे भी मदर टू बेबी ट्रांसमिशन रुक जाए। तो ब्लड बॉर्न का कांटेक्ट का ये सब है कि जैसे आप फिर वही HIV का जैसे इन्फेक्शन रुकता है उसी तरह से इसका भी रुकता है। लकीली फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो चेक करते हैं, हेल्थ चेकअप होता है। आप कोई भी सर्जरी कराएंगे आजकल तो हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी होता है उसमें होता है। आजकल हेल्थ चेकअप में भी होने लगा है। एंड आई रिकमेंड दैट जितने भी हेल्थ चेकअप आजकल होते हैं बहुत सारे बड़े बड़ी इंडस्ट्री के सारे एम्प्लॉय का साल में एक बार हेल्थ चेकअप होता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी बहुतों में इंक्लूडेड नहीं होता है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, सजेशन ये है कि अगर आप इतना सारा टेस्ट करा ही रहे हो
तो एक हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का टेस्ट करा लो, ताकि वो पेशेंट को जो है अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके, और अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा तो उसका कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज के डेट पे। अब जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो मैंने आपसे हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन के बारे में पूछा था, तो हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? अगर हेपेटाइटिस किसी को हो जाए तो क्या वो ठीक किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट इसका क्या है? अगर हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय A, B, E और C में भी रेयरली हो सकता है। सी नॉर्मली क्रॉनिक करता है, तो उस कंडीशन में आप पूछो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। क्या होता है, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, इनटेक पुअर हो गया तो एडमिट करके ग्लूकोज चढ़ा दिया, फीवर हो रहा, फीवर का ट्रीटमेंट दिया, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही वो इन्फेक्शन एक्यूट होता है और ख़त्म हो जाता है। जब क्रॉनिक कंडीशन की बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, तो इन दैट कंडीशन हमारे पास ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है। पहले ज़माने, आज से 10 साल पहले दवाइयाँ इंजेक्टेबल होती थी और बहुत महंगी होती, लाखों की दाम होती है की दवाइयाँ आती थी। अब तो कुछ हज़ारों में आ गई है दवाइयों का दाम, और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सी को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, बी का भी को सप्रेस कर सकते हैं वायरस का। नाउ आइए वैक्सीन की रोकथाम के में एक वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। नाउ वैक्सीनेशन जो हमारे पास अभी विशेष 2 वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, वह हेपेटाइटिस A और B। हेपेटाइटिस B का वैक्सीन तो आजकल बच्चों को लग जाता है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो हमारे देश का है। हेपेटाइटिस A आई थिंक अभी भी ऑप्शनल है। हेपेटाइटिस A का भी वैक्सीन लगा लेना चाहिए। So hepatitis B and C can be prevented by vaccination. We don't have vaccine for hepatitis C and hepatitis E as yet. ओके, तो आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से जब बी का वैक्सीन लग रहा है तो ए का भी वैक्सीन ए का भी लगाते हैं। पीडियाट्रिशियंस जो हैं उनका जो लिस्ट होता है वैक्सीनेशन का, उसमें हेपेटाइटिस ए भी लिखा रहता है, ऑप्शनल देते हैं, लेकिन लगवा लेना चाहिए। ओके, अब सिंस हम लिवर के ट्रीटमेंट, इसके हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी एक स्टेज आती है जहाँ पर आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी अभी आपने बात की थी। लिवर ट्रांसप्लांट किस स्टेज में आकर करवाना चाहिए? लिवर ट्रांसप्लांट जब कराना चाहिए जब हमारा लिवर फेल कर जाए। और किस कंडीशन में लिवर फेल कर सकता है? एक्यूट हेपेटाइटिस जब में सडन डैमेज होता है, तो मैंने कहा कि सडन रिकवरी भी होती है, मिल सकता है। किसी को हफ्ते दिन में लग सकता है, किसी को 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक खींच सकता है। जब एक्यूट लिवर हेपेटाइटिस होता है तो पेशेंट का अगर मोर देन आपको कहते हैं 90-95% लिवर डैमेज हो जाए तो पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो इन दैट केस पेशेंट को सडन एक्यूट मतलब अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अगर नहीं किया जाएगा तो 2-4 दिन में पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो लिवर फेलियर का कंडीशन है वो जो सिरोसिस लिवर, एंड स्टेज लिवर डिजीज, जो कि धीरे धीरे आता है, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो। और आजकल भी इतना साइंस डेवलप कर गया है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 30% केसेस में पता ही नहीं चलता है कि लिवर का क्यों डैमेज हुआ। अभी भी हमारा साइंस 100% तो है नहीं, चाहे जो भी कारण हो लिवर डैमेज का। जब सिरोसिस हो जाता है तो और पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है तो फिर वो लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। इन दैट केस वो इलेक्टिव लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना। जब पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर होता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जब किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, दैट मीन्स लिवर फंक्शन कम हो रहा है। लिवर फंक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा? एक तो जैसे बिलिरुबिन नहीं निकल पा रहा है तो जॉन्डिस हो जाएगा। लीवर का काम है शरीर में एल्बुमिन बनाना। एल्बुमिन जो है हम खाते हैं उसमें नहीं आता, वो प्रोटीन ही है। तो जैसा कि पता, जो हम खाते हैं उससे प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वो लीवर में जाता है, उससे लीवर एल्बुमिन बनाता है। तो वो लीवर एल्बुमिन नहीं बना पा रहा है तो क्या होगा? एल्बुमिन की कमी हो जाएगी। एल्बुमिन का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करके यूरिन से निकालना, वो नहीं निकाल पा रहा था। ऐसे पेशेंट को पैर में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है। एक पैर में किसी को स्वेलिंग हो जाए तो ये हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स भी या पेशेंट भी थोड़ा सा पैर में स्वेलिंग हो गया जी क्या करना, लेट जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, चलते हैं तो पेट में पैर में सूजन आना कैन बी द ओनली साइन ऑफ लीवर फेल्योर। ओके। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं लास्ट स्टेज में और बोलते हैं पैर में सूजन तो डॉक्टर साहब 10 साल से हो रहा है। तो अगर वो 10 साल में वो जो जिस डॉक्टर ने देखा, अगर उसके दिमाग में आता कि इसका कारण एक लीवर डैमेज भी है और उसकी उस ख्याल से जांच कराता, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, आजकल एक और टेस्ट आया है आजकल सुनने को, फाइब्रोस्कैन। ओके। फाइब्रोस्कैन इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिक फॉर लीवर। अगर ये सब जांच कराया जाता तो 10 साल पहले उसको डायग्नोसिस हो जाती, पता चल जाता कि इसका लीवर खराब है जी, और जो भी रोकथाम है, जो भी ट्रीटमेंट है उस समय दिया जा सकता है। तो जब लीवर पे हो गया, दूसरा एक जो फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो जो टॉक्सिक मटेरियल है जिसमें कि एक अमोनिया होता है, बॉडी में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। अमोनिया जो है बॉडी से नहीं निकाल पा रहा लीवर, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा तो ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन को वो नॉकआउट कर देगा, वो ऐसे पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को सिरोसिस है, उसको बेहोशी हो गई, पता है फैमिली को कि भाई इसको लीवर खराब है, इस मरीज को लीवर का मरीज है, बेहोश हो गया तो लीवर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई बेहोश हो गया तो सोचता है ब्रेन हेमरेज हो गया जी, ब्रेन में कुछ हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हमें कहते हैं कि नहीं जी, इसका तो बेहोशी जो है कॉमा, ये एक्चुअली लीवर की वजह से है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाए, पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखते हैं। कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं, इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो हैं कि इस स्टेज में जा कर के लीवर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, लीवर बदल देना चाहिए। ओके सर, जैसे अभी आपने बोला कि पैरों में सूजन आ जाती है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा है, स्पेशली ओल्ड एज में। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे बहुत लोगों को ये शिकायत करते हुए देखा है। अपनी फैमिली में भी बहुत लोगों को देखा है कि ये शिकायत करते हैं कि पैरों में सूजन आ रही है। अभी आपने बताया कि अगर ये 10 साल पहले टेस्ट हो जाता तो शायद लोगों को पता चल जाता। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अगर आप बिना डॉक्टर की रेफरेंस के करवा सकते हैं क्या इसको? आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि पैर में सूजन के कारण क्या है, तो ये पैर में सूजन लिवर की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, किडनी की वजह से हो सकता है, लंग्स की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है। इतनी सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पैर में सूजन हो सकता है, और ये सारी सीरियस बीमारियां हैं। सो पैर में सूजन आना इज ए सीरियस सिम्टम। ओके। और ये डॉक्टर को के लिए समस्या होती है पता करना कि भाई इस इंडिविजुअल को किस वजह से पैर में सूजन हो रही है। उसको हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस सिम्टम एंड दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, दिस शुड बी प्रॉपरली investigated. You should go to a proper doctor who will find out what is the cause of this is को हम लोग पीडल एडिमा बोलते हैं, स्वेलिंग को हम लोग। ओके, तो जिन लोगों के पैर में स्वेलिंग आ रही है आप उसे प्लीज सीरियसली ले लें। इसके अलावा सर कुछ मिथ्स भी हैं इनको लेकर, जैसे लिवर को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि जो लोग वर्कआउट करते हैं वो प्रोटीन लेते हैं तो कहते हैं लिवर डैमेज कर देता है प्रोटीन जो होता है, क्या ये सही बात है? एवरीथिंग इन मॉडरेट अमाउंट इज नॉट बैड, एवरीथिंग इन एक्सेस अमाउंट इज बैड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं लिवर डैमेज करता है, वो मसल बिल्डिंग के लिए लेते हैं वो लोग। मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या मटेरियल होता है और क्या करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो साइंटिफिकली एडवाइस ले लें डाइटिशियन से या कंसर्न स्पोर्ट्स से कंसर्न डॉक्टर से कौन सा प्रोटीन उसको एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके, तो मतलब आप जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उससे पहले आप डॉक्टर रिकमेंडेशन ज़रूर ले लें, ठीक है। इसके अलावा सर चाय को भी माना जाता है कि वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी नहीं है, आपके लिवर के लिए, क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं है, चाय जो नॉर्मल अमाउंट में चाय लेना इज नॉट डैमेजिंग टू द लिवर। ओके, क्या जो लोग मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनके लिए क्या लिवर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मीठा खाने से लिवर डैमेज नहीं होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा कॉफ़ी, कहते हैं कॉफ़ी लिवर का फैट रिड्यूस कर देता है, क्या ये बात सच है? ये सब सिग्निफिकेंट चीज़ें नहीं है, अब थोड़ा बहुत माइनर इफेक्ट हो तो हो, बट ऐसा नहीं कि आप में लिवर फैट हो गया कॉफ़ी पी लिए तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सर हमने लिवर के हेल्थ को मेंटेन कैसे करते हैं ये बात कर ली, आपने बहुत सारे मिथ बस्टर्स मैंने आपसे पूछ लिए, आपने बता दिए। क्या वर्कआउट लिवर को हेल्दी रखने में रोल प्ले करता है? क्योंकि जैसा कि हमने बताया लीवर खराब होने के कारण हो गए अल्कोहल, वायरसेस, और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है फैटी लीवर।
और फैटी लीवर क्या होता है, लीवर में फैट जमा होना। ये फैट क्या है, जैसे बॉडी में कहीं भी लीवर फैट जमा हो गया तो क्या हो गया, मोटापा दिखा, आप कह सकते पेट निकला हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर यही फैट लीवर में जमा हो जाता है तो वो लीवर को डैमेज करता है। तो ये जो फैटी लीवर है ये आजकल का, आज के ज़माने का लाइफ स्टाइल डिजीज है। किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके साथ ओबेसिटी है, तो ये सब चीज़ें मिला करके हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये ऐसे पेशेंट्स को लीवर डैमेज होता है। सो अगर किसी को फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर जा कर के फिर वो हेपेटाइटिस करेगा, और हेपेटाइटिस जो है लॉन्ग टर्म में जा कर के लीवर सिरोसिस करेगा। लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ डैमेज होता है, फैटी लीवर टू हेपेटाइटिस टू सिरोसिस टू हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको लीवर कैंसर बोलते हैं ना। जो ये इम्पोर्टेंट कॉज आज के तारीख में उभर के आया, वायरस के को हम लोग धीरे धीरे रोकथाम कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो धीरे धीरे जो वर्ल्ड धीरे धीरे जो ये जा रहा है, तो आ क्या रहा है, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज, ओबेसिटी, जो हमारे देश में, जो पहले यूरोप में, अमेरिका में ओबेसिटी होती थी, वहाँ के लोग मोटे होते थे, अब हमारे देश में भी चूँकि लाइफ स्टाइल चेंजेज आ रहे हैं, लोग प्रॉस्परस हो रहे हैं, खाना उस ढंग का खा रहे हैं, तो ये ओबेसिटी बढ़ रही है, और इससे फैटी लीवर बढ़ रहा है। जो ये फैटी लीवर है, इसको अब फिर कैसे रोकेंगे, इसका क्या समाधान है? ट्रीटमेंट तो चलो बीमारी हो गई तो डॉक्टर अपना करेगा। जो हम रोकथाम कर सकते हैं वो वेट कम करके। वेट कम कैसे करेंगे? जो आप वर्कआउट की बात कर रहे हैं, बट वर्कआउट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डाइटिंग। आप कहते हैं कि एक समोसा खा लीजिएगा, उसका कैलोरी जितना आएगा उसको खर्च करने में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आपने 10 रसगुल्ला खा लिए और 2 किलोमीटर दौड़ लिया, बोला हमने तो कर लिया अपना काम जी, हमारा तो रसगुल्ला बराबर हो गया। ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आपको अपना डाइट कम करना पड़ेगा। आपको खाने वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो हार्मफुल है आपके लिए। आप जब आदमी खाता है, मिठाई खाता है, स्वीट डिश में एक रसगुल्ला खा लिया, वो तो चलो ठीक है, मीठा खा लिया। उसके बाद वाला जो खाता है वो लालच से खाता है। तो वो आपको रोकना पड़ेगा कॉन्शियसली कि नहीं भाई जी, एक से दूसरा रसगुल्ला मेरे लिए हानिकारक है। हाँ। पार्टी में लोग जाते हैं, एक बार खा लिया, फिर दूसरा डिश उठा लिया, फिर तीसरा डिश उठा लिया। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको मालूम है आपका क्या डाइट है, आप अपने प्लेट में जो जो खाते हैं उतना ले लीजिए, उसके बाद दोबारा डेस्क पे खाने वाली टेबल पे मत जाइए उठाने के लिए। सो दैट मीन्स कि डाइटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। वो भी जरूरी है, जरूरी तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से खाना जितना भी खाते रहो और एक्सरसाइज करते रहो। तो ये दोनों करके फाइनल आउटपुट शुड बी वेट रिडक्शन। ओके, कि जो वेट आपका होता है, जो मेजरमेंट है, आपकी हाइट के अनुसार जितना वेट होना चाहिए उसी रेंज में वेट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फैटी लीवर होगा और लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपना लिवर हेल्दी रखना है तो अपने वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने डाइटिंग की बात सिंस अभी की है, तो क्या एक इंटरमिटेंट डाइटिंग, आजकल कीटो डाइट और ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्या ये सही है आपके हिसाब से? डाइटिंग जो एक कुछ लोग करते हैं क्रैश डाइटिंग, उससे तो बहुत हानि होता है। और आपने सुना होगा, ये शायद ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्रिकेटर था जो मर गया, he did a crash dieting and he was on liquid diet only for around 2 weeks and he died. Dieting का concept, अब of course you can meet a dietitian. Dietitian भी बहुत सारे आजकल शहर में हो गए, वो आपको प्रॉपर डाइट समझाएंगे। लेकिन ग्रॉसली मोटा मोटी मैं जो समझाता हूँ पेशेंट को कि आप अपना जो जितना रिक्वायरमेंट ले सकते हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सब कुछ खाओ। ऐसा मत करो कि हम ये नहीं खा सकेंगे, वो ना खाए, मिठाई नहीं खाए, मिठाई भी खाओ लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाओ। सो मेरा जो टीचिंग होता है पेशेंट्स को मैं बताता हूँ, आप सब कुछ खाओ। कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, तेल नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। मैंने सब कुछ खाओ लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो एंड कीप योर वेट इन कंट्रोल। ओके,
सर अभी हमने ओवर ईटिंग की भी बात की थी। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कई बार इस वजह से क्योंकि एक टाइम का मील उन्होंने स्किप किया तो अगला मील जो उन्होंने लिया वो ओवर ईट कर लिया। क्या ये करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अच्छे हेल्थ के लिए कहते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़े थोड़े करके कई बार में खाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, रेदर देन कि एक बार खाया ओवर ईटिंग कर लिया। ओके तो डाइटरी पर्सपेक्टिव से हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। ओवर ईटिंग, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, दूसरी चीज़ वेट मैनेजमेंट करके रखना है, वेट को नियंत्रण में रखना है। ओके सर, डाइटरी पर्सपेक्टिव पे हमने बात कर ली। एक दिमाग में मेरे एक और क्वेश्चन आ रहा है लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर, वो मेरे दिमाग में फिर से आया है। सर लिवर ट्रांसप्लांट आखिर होता कैसे, इसमें कितना खर्चा आता है आखिरकार? लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो एंड स्टेज लीवर में करते हैं, जबकि लीवर सैल्वेजेबल नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट से। अब लीवर ट्रांसप्लांट जो है दो तरह के होते हैं, एक लाइव रिलेटेड और एक डेड लीवर ट्रांसप्लांट। मतलब आप मरे हुए इंसान से लीवर लेकर के जिंदा इंसान को दे रहे हैं, और ये जो है बाहर के देशों में यही सब होता है। हमारे देश में ये सिस्टम अभी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ कहीं, पेशेंट को ब्रेन डेड हो गया किसी वजह से, और उसी समय लीवर का कोई मरीज है, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, और ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो ये सिस्टम बन रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि भाई हमारा लीवर ख़राब है, हम रजिस्टर्ड हैं। वो एक्सीडेंट पता चला मुंबई में हुआ या चेन्नई में हुआ, और आपको 6 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना है, या वो लीवर आएगा आपके पास लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में अभी डेवलप नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा यही होता है। हमारे देश में क्या हो रहा है कि लीवर जितना चाहिए हमें, भगवान ने उससे 10 गुना दिया है। ओके फॉर एग्जाम्पल आप देखो, किडनी 2 होती है हमारे पास, तो हमारा किडनी खराब हो गया, आपके पास 2 है, एक आपका काट के हमें दे दिया, ऐसे ही होता है ना किडनी ट्रांसप्लांट। तो एक तो एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो जो एक बचा हुआ उसका भी आधा डैमेज हो जाए तो भी इंसान का काम चल जाएगा। वो जो हम लीवर डैमेज की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब 70-80% डैमेज हो जाता है तभी पता चलता है कि उसको तकलीफें शुरू होती है। मतलब कि 70% एक्स्ट्रा लीवर दिया हुआ है। तो ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि जो बीमार है, जो इंसान नॉर्मल है, उसका 30% 40% लीवर काट करके बीमार मरीज को दे दिया। मतलब 30-40% इज एनफ टू रन हिज बॉडी फंक्शंस। सो ये लिविंग रिलेटेड लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, और हमारे देश में ज़्यादा यही हो रहा है। तो अब लीवर ट्रांसप्लांट बोलना तो आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आजकल तो, पहले तो 1-2 सेंटर हुए करते थे पूरे कंट्री में, आज तो मेरे ख्याल से 10-15 सेंटर दिल्ली में हैं जो कि लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इंडिया के कोने कोने में लीवर ट्रांसप्लांट होने लगा है। लेकिन इसमें खर्चा होता है। खर्चा मीन्स कि आप कह सकते हो 20 लाख से 30 लाख तक का सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट प्रोसीड्योर का खर्चा है। उसके साथ और भी खर्चे बढ़ सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट कराने का मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए इस बीमारी से। उस लीवर को जो ट्रांसप्लांट किया गया आपके बॉडी में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो यू आर स्टिल ए लाइफ लॉन्ग पेशेंट। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो दवाइयाँ देती है, जैसे हम लोग कहते हैं इम्यूनो सप्रेशन बोलते हैं, वो दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर लेना ही लेना पड़ेगा। कभी काल इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि फिर से आपको एडमिट होना पड़ेगा अस्पताल में। और आजकल हॉस्पिटल में अगर आईसीयू में एडमिट हो गई तो हर बार आपको लाखों का बिल बनेगा। सो आदमी को प्रिवेंशन पे की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि आप लिवर ख़राब कर लो, लिवर ट्रांसप्लांट करो। हम ट्रांसप्लांट की बात करें, कहते हैं लिवर रीजनरेट भी होता है कि अगर लिवर काट दिया जाए इंसान का, ऑपरेट करके निकाल दिया जाए डैमेज पार्ट, तो क्या वो लिवर रीजनरेट कर सकता है? रीजनरेट लिवर डैमेज के 2 कारण हमने बताए, एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। जब एक्यूट होता है ना, तो लीवर का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है बना हुआ होता है, सेल डैमेज होते हैं। तो जैसे ही रिकवरी होती है सारे सेल बन जाएंगे, तो ये नॉर्मल लीवर हो जाएगा। एक्यूट हेपेटाइटिस में एक्यूट लीवर फेल्यूर जो होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे डैमेज होता है, जब सिरोसिस की बात हम लोग कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन ये रीजनरेट नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लें। लीवर जैसे अल्कोहल से लीवर, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट दिया, सी का ट्रीटमेंट दिया, तो टू सम एक्सटेंट रिकवरी कैन बी देयर, बट इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। और जब ये एंड स्टेज लीवर डिजीज हो गया, सिकुड़ गया लीवर, सिरोसिस हो गया, तब तो आप बी करें, सी करें, अल्कोहल छोड़ दें, तो वापस नहीं आ सकता है,
फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांटिंग कराना पड़ेगा। सर ये सारी बातें हमने कर ली, अब फोर्टिस वसंत कुंज के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। क्या फोर्टिस वसंत कुंज में लिवर से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियों का डायग्नोसिस हो सकता है और ट्रीटमेंट किन किन बीमारियों का हो सकता है लिवर से रिलेटेड? मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और इंडिया में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर डिजीज सब एक ही ढंग के डॉक्टर ट्रीट करते हैं। आजकल कुछ एक नया स्पेशलिटी शुरू हो गया, हिपेटोलॉजी ओनली, जो कि सिर्फ लिवर के डॉक्टर होते हैं, बट ऐसा अभी वो भी नहीं, वो भी गैस्ट्रो और लिवर दोनों के का इलाज करते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे लिवर का ट्रीटमेंट में, सिरोसिस के ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी का एक रोल है। मैं मिस कर गया बताना कि लिवर के मरीज जो सिरोसिस होता है, ऐसे पेशेंट को वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, ब्लड की वॉमिटिंग होती है, और ऐसे पेशेंट को इतना ब्लीडिंग होता है कई बार कि घर से 1 किलोमीटर दूर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में दम तोड़ देता है। तो ऐसे पेशेंट में एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है, और एंडोस्कोपी करके जो अंदर वेन्स हो जाते हैं, वेरिसेस बोलते हैं उसको, एंडोस्कोपी करके उसको बैंडिंग करके ट्रीट कर देते हैं। तो ये सब सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। लीवर ट्रांसप्लांट हमारे फोर्टिस बसंत कुंज में नहीं होता है, वो हमारे दूसरे फोर्टिस हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया। बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सर कौन सी ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर एक पेशेंट को लिवर कैंसर हो जाता है? लिवर कैंसर जो है वो ये सिरोसिस का ही लेटर स्टेज है। ओके, एक्सट्रीम जो ये सब, दिस इज अ गेम ऑफ ड्यूरेशन। पहले अगर फैटी लिवर को लें तो पहले फैटी लिवर होगा, या किसी भी वजह से लिवर डैमेज हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस होगा, फिर वो सिरोसिस होगा। और सिरोसिस जो है पाँच साल में कह सकते हो, 4-5 साल में वो सिरोटिक लिवर इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, उसमें कैंसर डेवलप कर जाता है। तो वही एक लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डैमेज है। ओके, तो ये था हमारा इंटरव्यू आज। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें पता चली हैं। लिवर को लेकर आप लिवर हेल्थ कैसे बनाकर रख सकते हैं हमने ये जाना, डाइट कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं ये जाना, आपको डाइटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लिवर सिरोसिस क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें पता चली। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जिसके वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हेपेटाइटिस के बारे में हमने जाना। धन्यवाद उन लोगों का जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इंटरव्यू देखा। थैंक यू सो मच टू यू सर फॉर जॉइनिंग अस। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप भी लिवर को लेकर अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड अ वेरी गुड बाय।